हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 2 अक्टूबर है और संयोगवश जो है आज गांधी जयंती भी है और विजयदशमी भी है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि दोनों पर्व जो है हमको एक ही बात सिखाते हैं कि हमेशा जो है अन्याय पर न्याय की जीत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल गांधी जी पर बात करेंगे। अब केवल गांधी जी पर ही क्यों, गांधी जी पर बात करना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें गांधी जी की बहुत सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो है खटक सी बैठ गई है। और ये खटक बैठने का जो मुख्य कारण है, मैं मानता हूँ ये जो तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां हैं उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक नई यूनिवर्सिटी जो है उभर कर आ रही है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है रील की यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों ने जो है अनेक महान पुरुषों के जो चेहरे हैं उनको कलंकित करने का काम किया है, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है। यहाँ से लोग ज्ञान धारण कर लेते हैं, फिर आके बोलते हैं कि मैं गांधी को जो है महात्मा क्यों बोलूं, ये तो मुसलमानों के पक्ष में थे और ये जो है साधु बनने का ढोंग करते थे, ये तो पॉलिटिक्स में थे। बेशक ये पॉलिटिक्स में थे, लेकिन इन बेचारों के साथ में जो है पॉलिटिक्स खूब की गई है। खासकर इनके मरने के बाद में जो है इनके साथ में पॉलिटिक्स खूब हुई है। और हर महान पुरुष की जो है यही कहानी है, उनके साथ में जो है किसी न किसी प्रकार का जो है छवि खराब करने का काम हुआ ही है और उनके मरने के बाद में जो है ज्यादा हुआ है। अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या खुद को गांधी ने महात्मा खुद ही बोल लिया था कि मैं महात्मा हूं, या वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे चर्चिल के खिलाफ कि भारत में एक विधेयक लाओ कि आज से जो है मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में महात्मा माना जाए? किसने बोल दिया था महात्मा? रविंद्रनाथ थे जिन्होंने उनको महात्मा बोल दिया था। क्या बापू भी उन्होंने स्वयं को बोल लिया था कि मैं बापू हूँ? या राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता भी क्या उन्होंने स्वयं को खुद ही बोल लिया था? सुभाष चंद्र थे जिन्होंने उनको राष्ट्रपिता बोल दिया था। फिर अब आजकल लोग विवाद तो ऐसे करते हैं जैसे गांधी जी ने सब कुछ जो है स्वयं को खुद ही घोषित कर लिया था। भाई एक साधारण सा व्यक्ति है, तमाम तरह की उसकी सीमाएं हैं। वो पढ़ने के लिए विदेश जाता है और वहां से उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो है उनकी वहीं पर जो है विदेश में प्रैक्टिस अच्छी चल जाती है, जिसके कारण जो है उनका कारोबार भी अच्छा वहां पर चल गया था। उस टाइम पर बहुत कम लोग होते थे जिन्होंने जो है विदेश में जाकर उच्च शिक्षा पाई हो और विदेश में जो है उनका कारोबार अच्छा चल गया हो, लेकिन गांधी जी का उस टाइम पे चल गया था और विदेश सरकार से ही जो है उनको बढ़िया सम्मान भी मिल रहा था। विदेश सरकार उनको समय समय पर जो है सम्मानित करती रहती थी, तो उनको कोई जरूरत पड़ी नहीं थी भारत लौटने की। लेकिन फिर भी वो भारत आते हैं, यहाँ पर लोगों के जो है हालात देखते हैं, उनको समझते हैं। और जब हालात को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, तो लोगों के बीच में फिर उन जैसा ही बन के जाते हैं, वही अदनंगा फकीर। फिर उनके बीच में ही जो है अहिंसा का मार्ग चुनकर तमाम तरह के आंदोलन करते हैं। अब अहिंसा के मार्ग में भी लोगों को तकलीफ रहती है। बोलते हैं कि उस टाइम पे एक हिंसक क्रांति क्यों नहीं खड़ी कर दी? भाई आज आप आजाद भारत में बैठकर ये बात सोच पा रहे हो? आज से जरा ठीक 100 वर्ष पहले के भारत में जाकर ये बात सोचना कि हिंसक क्रांति हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, 100 तरह के अंधविश्वासों में वो लिप्त है। उनसे आप कैसे एक हिंसक क्रांति की उम्मीद कर सकते हो? जो भारतीय पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनसे हिंसक क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब एक बात बताओ आप मुझे, भगत सिंह को फांसी देने वाला कौन था? और फांसी देने के बाद में लाश के चुपचाप 100 टुकड़े कर कर जलाने वाला कौन था? अंग्रेज था, वो भी एक भारतीय ही था। तो समझो बात को, जो व्यक्ति पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उनसे आप हिंसक क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकते। और उस टाइम पर हिंसा का मार्ग चुनकर क्रांति करने वाले क्रांतिकारी भी कितने थे? कुछ गिने चुने थे। तो नहीं हो सकती थी उस टाइम पे हिंसक क्रांति। ये तो आज हो आप जो आजाद भारत में बैठ कर ये बात सोच लेते हो
आपके पास आज पहनने को कपड़े हैं, खाने को रोटी है, इसलिए आप ये बात सोच पाते हो। उस टाइम पर लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इनसे क्रांति तो कहाँ से हो जाती। के अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी जी तो जो थे मुसलमानों के पक्ष में थे। भाई पढ़ लो थोड़ा। जब मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के नारे के बाद में नोआखली में कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, बहुत बड़ी जो है संख्या में हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हुआ और हिंदुओं को वहां पर मारकर भगा दिया गया। तब यही व्यक्ति था जो नोआखली की गलियों में भटक भटक कर हिंसा रुकाने का काम करा रहा था। बाकी जो भारत है वो आजादी का महोत्सव मना रहा था और ये व्यक्ति जो है नोआखली की गलियों में भटक भटक कर हिंसा रुकाने का काम कर रहा था। और उस टाइम पर इन्होंने कहा भी था कि मुझे हिंदू होने के नाते शर्म आती है कि हिंदू इतने कायर कैसे है कि जब मुसलमान उन्हें मारते हैं तो ये भाग जाते हैं। तो ये बात जो है गांधी जी किसके पक्ष में बोल रहे थे? हिंदुओं के पक्ष में ही बोली जा रही थी, उनको जगाने वाली एक तरह से ये बात थी। तो बिना पढ़े बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर। इसके अलावा जिन्ना जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा घबराता था वो गांधी ही थे। जिन्ना बोलता है गवर्नर जनरल से कि आ जाओ बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने के लिए नेहरू को भेज देना, पटेल को भेज देना, लेकिन गांधी को मत भेजना। ये बहुत जिद्दी इंसान है, किसी की भी नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है, हर बात पे अड़ जाता है, जिद्दी इंसान है एकदम। इसके अलावा जब गांधी जी का देहांत हुआ उस टाइम पे जिन्ना ने कहा था कि एक अच्छा हिंदू मर गया। तब लोगों ने जिन्ना से कहा भी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोल दो कि एक अच्छा इंसान मर गया। जिन्ना बोले नहीं, एक अच्छा हिंदू मर गया। तो ये बात जिन्ना को भी पता थी कि हिंदू धर्म का कोई अगर अच्छा प्रतिनिधि करने वाला है तो वो गांधी है। तो ये बात जिन्ना को भी पता थी, लेकिन आजकल लोग पता नहीं ज्ञान लेते हैं कहीं से भी और कुछ भी बोल देते, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। तो भाई थोड़ा पढ़ लो, कम से कम एक इंसान को इंसान की तरह समझ के तो देखो, ठीक है भाई। मैं मानता हूँ उनकी कुछ कमियां रही थी, मैं मानता हूँ, उसको बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस चक्कर में ये तो है नहीं कि वो इंसान पूरा ही गलत हो गया या उसने कुछ किया ही नहीं। भाई कुछ तो किया है ना। तो भाई पढ़ लो थोड़ा सा, कम से कम एक इंसान को इंसान समझ के तो देख लो। गांधी जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने लायक है और सीखी जानी भी चाहिए। तो उनको आप धारण करो। अगर नहीं सीखोगे तो देखो, नहीं सीखोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ने से रहा, लेकिन इसमें आपका ही नुकसान है। आप जो है एक महान व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं उनको सीखने से वंचित रह जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि ऑथेंटिक सोर्स से जो है डेटा पढ़ा करो। ये नहीं कि कुछ भी फॉरवर्ड आ गया और उसको देखकर विश्वास कर लिया, उसको क्रॉस वेरीफाई किया करो और जितना भी हो सके महान पुरुषों को पढ़ो, ठीक है।